दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि हमें ब्रिटिशर्स को एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहिए हम पर राज करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमको कितनी सारी अच्छी चीजें दी हैं। हमारा रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ तक कि हमारी मेजर इंडस्ट्रीज, ये सभी चीजें ब्रिटिशर्स ने ही तो हमें दी हैं। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने हमें इंग्लिश लैंग्वेज दी जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, जिससे इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। और यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक इंडिया एक यूनिफाइड नेशन ही नहीं था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को यूनिफाई करके एक नेशन बनाया। ये सभी वो आर्गुमेंट्स हैं जो काफी सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस देते हैं अपने कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि काफी सारे इंडियंस भी यही मानते हैं। I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. तो क्या ये सभी आर्गुमेंट सही हैं? और अगर ये सही हैं तो हम ब्रिटिशर्स के भारत पर पॉजिटिव इंपैक्ट को एक्नॉलेज क्यों नहीं करते? ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइजेशन का इंडिया पर पॉजिटिव और नेगेटिव कितना इफेक्ट हुआ, और हम सभी इंडियंस को ये सारी बातें जानना क्यों जरूरी है? Execution by cannon was said to be the only form of death that held any terror for the natives. It was offensive especially to a Hindu because of the fear of part of his body being buried with the remains of a man of a different caste or religion. दोस्तों इन सब की शुरुआत होती है साल 1608 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड वॉर हार जाती है इंडोनेशिया के आइलैंड्स पर डच और पुर्तगीज ट्रेडर्स से। तब ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर पड़ती है भारत पर, और साल 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट विलियम हॉकिंस पहली बार इंडिया पहुंचते हैं सूरत, गुजरात में। लेकिन उस समय तक डच और पुर्तगीज ट्रेडर्स काफी ज्यादा एक्टिव थे इंडियन कॉन्टिनेंट में। लेकिन साल 1611 तक आते आते आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी कन्विंस कर लेती है वहां पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने देने को। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ मसालों की ट्रेड किया करती थी, इंडिया से मसाले खरीदती थी और यूरोपियन मार्केट्स में हैवी प्रॉफिट में बेचा करती थी। लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसालों के साथ साथ रेशम, शुगर, एलिफेंट के दांत और भी काफी चीजों की ट्रेडिंग शुरू कर दी। और अगले कुछ ही सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है कि वो और भी कई फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर लेती है इंडियन कॉन्टिनेंट में। और साल 1612 में बैटल ऑफ स्वाली जीतने के बाद, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज ट्रेडर्स के बीच हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगीज ट्रेडर्स को पूरी तरह से खत्म कर देती है इंडियन ट्रेड रूट से, और ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन ओशन पर पूरी तरह से मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। और बाकी बची हुई कसर तब पूरी होती है जब साल 1915 में इंग्लिश किंग जेम्स वन अपने रिप्रेजेंटेटिव और डिप्लोमेट सर थॉमस रो को भेजते हैं मुगल एम्परर जहांगीर से मिलने के लिए। और मुलाकात के बाद मुगल एम्परर जहांगीर एक शाही फरमान जारी करते हैं, ये कहते हुए कि सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकती है और वहां के ट्रेड रूट पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। और अगले कुछ सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन अभी तक भी ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसकी इंडिया की पॉलिटिक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है साल 1670 में, जब इंग्लिश किंग चार्ल्स II ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज एक्वायर कर सकती है, पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश कर सकती है, अपनी एक्वायर्ड टेरिटरीज के अंदर सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन लागू कर सकती है, अपनी प्राइवेट आर्मी फॉर्म कर सकती है, अलायंसेस बना सकती है और जंग भी छेड़ सकती है। अब इतनी पावर मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्बिशंस इंडिया को लेकर पूरी तरह चेंज हो गए। अब इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पावर भी चाहती थी, और इसी एम्बिशन के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी पहली जंग लड़ते हैं मुगल्स के साथ 1686 में, जिसको एंग्लो मुगल वॉर या फिर बंगाल वॉर भी बोला जाता है। इसको बंगाल वॉर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर टैक्स कट ऑफ चाहती थी मुगल एम्परर से, और मुगल एम्परर औरंगजेब इस चीज को मना कर देते हैं, जिस चीज के चलते ये पूरी वॉर होती है। लेकिन इस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी बहुत ही ज्यादा वीक थी मुगल से, और ये वॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह से हार जाती है। लेकिन इसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया की पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेने के एम्बिशंस खत्म नहीं हुए। तो वॉर हारने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्परर औरंगजेब से माफी मांगकर अपने ट्रेडिंग राइट्स कंटिन्यू रखवाती है और धीरे धीरे अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करती रहती है। और इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत होती है साल 1757 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी को जीत जाती है। और अगले कुछ दशकों में ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बन गए। इंडिया के अंदर एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा लड़ाकर साल 1857 तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरह से अपने अंडर कर लिया। अब देखते हैं कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस या फिर वो लोग जो ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और उनमें सच्चाई कितनी है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट लोग ये देते हैं कि इंडिया ब्रिटिशर्स के आने से पहले छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इंडिया को एक यूनिफाइड नेशन होने का आइडिया
कभी था ही नहीं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये क्लेम उतना ही सही है जितना 2024 में राहुल गांधी का पीएम बनने का क्लेम। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। क्योंकि हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स में भी भारतवर्ष का जिक्र हमें देखने को मिलता है। हमारे वेदों के अंदर, महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर भारतवर्ष का मेंशन आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा अशोका के टाइम पर भी जन्मबुद्वीपा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कालिदास की रचना मेघदूत में भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक यूनिफाइड इंडिया की बात की गई है। और ब्रिटिशर से पहले भी मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, अलाउद्दीन, इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं एक यूनिफाइड इंडिया पर ही राज किया है। अब इस चीज को अभिजीत चावड़ा, जो कि एक फिजिसिस्ट है और जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री की काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, उन्होंने भी अपने सिर्फ एक 3 मिनट के आस्क अभिजीत के एपिसोड में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लोग ये भी बोलते हैं कि आज जो इंडिया के पास मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेलवे लाइन्स है, टेलीग्राफ लाइन्स है, जो सभी चीजें आज इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो सभी चीजें अंग्रेजों ने बिल्ड करी हैं। लेकिन इंडियन हिस्टोरियन सतीश चंद्रा के अकॉर्डिंग ये सभी चीजें अंग्रेजों ने भारत के भले के लिए डेवलप नहीं की थी, बल्कि ये चीजें अंग्रेजों की खुद की सुविधाओं के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा अंग्रेज ये बोलते हैं कि आज जो इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया भर में इंडियंस बोल पाते हैं वो अंग्रेजों की देन है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज के बिना तो साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन आज के समय में अगर आप टॉप 10 जीडीपीज को देखोगे दुनिया भर की, तो उनमें से सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं। इसके अलावा जो 2nd और 3rd नंबर की जीडीपी वाले देश हैं, चाइना और जापान, वो टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस हैं। और इन देश के अंदर पूरी एजुकेशन अपनी लोकल भाषा मैंड्रिन और जापानीज में दी जाती है। इसके अलावा भी 4th नंबर पर आने वाला जर्मनी, 7th पर फ्रांस और इटली, ये सभी नेशंस ऐसे हैं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एजुकेशन नहीं मिलती। और ये सभी देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस नेशंस हैं। और इन सभी के बीच इंडिया, जिसके पास अपना इंग्लिश स्पीकिंग एडवांटेज है, उसकी जीडीपी पर कैपिटा इन सभी टॉप 10 की लिस्ट में सबसे ज्यादा कम है। और इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट हैं, वो जर्मनी में पैदा हुए, जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन की, और जिस चीज के लिए वो फेमस हुए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भी उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में लिखी। तो क्लियरली इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज जरूर हो सकती है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और दूसरी चीज ये है कि अंग्रेजों ने हमें इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए नहीं सिखाई थी कि हमारा भला हो सके, बल्कि अंग्रेजों ने इंग्लिश लैंग्वेज इंडियंस को इसलिए सिखाई थी ताकि वो हमसे काम करवा सके, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के आप किसी से काम नहीं करवा सकते। इसके अलावा ब्रिटिश हिस्टोरियंस ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने इंडिया को मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सोशल रिफॉर्म्स दिए। इसके अलावा वो मॉडर्न जुडिशरी दी जो इंडिया आज तक यूज कर रहा है। पुलिस सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वही पुलिस सिस्टम इंडिया आज तक यूज कर रहा है। तो ये जो क्लेम्स है ब्रिटिशर्स के, ये क्लेम्स बिल्कुल सही है। अब चलिए, हमने इंडिया पर पॉजिटिव इफेक्ट तो ब्रिटिशर्स के काफी सारे जान लिए हैं, लेकिन इंडिया पर जो नेगेटिव इफेक्ट्स हुए ब्रिटिशर्स के, उसके बारे में बात करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई थी, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड की 25% वेल्थ होल्ड करता था, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए तो ये परसेंटेज सिर्फ 4% रह गई। इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। जब ब्रिटिशर्स की भारत में एंट्री हुई तो पूरी दुनिया के 1/4 कपड़े सिर्फ भारत में बना करते थे। उस इंडस्ट्री को भी ब्रिटिशर्स ने हैवी टैक्स लगा लगा कर खत्म कर दिया। साल 1850 से 1899 तक इंडिया ने 29 बार भुखमरी की सिचुएशन देखी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने प्रॉफिट के लिए फूड क्रॉप्स को इंडिया से खत्म कर दिया, जिससे लाखों लोग भुखमरी से मारे गए। अगर सिर्फ डायरेक्ट किलिंग्स की बात करें जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की, तो दे हैव किल्ड मोर देन 100 मिलियन पीपल इन जस्ट 40 ईयर्स। और इसमें वो डेथ्स जो कि अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के चलते जो अंग्रेजों ने कम्युनल टेंशंस क्रिएट की, वो उसकी वजह से आज तक हो रही है, वो इंक्लूडेड बिल्कुल नहीं है। तो ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का इंडिया पर पॉजिटिव और नेगेटिव कितना इफेक्ट हुआ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।